नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद उपयोगी आप सभी लोगों के लिए जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उन परिजनों के लिए जो अपने बच्चों की जन्म कुंडली मिलान करना चाहते हैं। मिलापक कैसे किया जाए यह जानना चाहते हैं विवाह से पूर्व। इस विषय की मांग आप सभी दर्शकों के द्वारा बहुत दिनों से लगातार किया जा रहा था। आज मैं इस विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, जब कोई परिणय सूत्र में बंधने जा रहा है जीवन भर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जल्दबाजी मुश्किल में डालने वाली है। तो मैं परिजनों से सबसे पहले बता देता हूं, वैसे तो जन्म कुंडली मिलापक की जो सबसे सरल और जो बहुत जरूरी जो मुख्य पॉइंट हैं, वो तो आज आपको इस कार्यक्रम में मैं बता देता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबों से ये आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि केवल मेरे द्वारा बताए इन सूत्रों के आधार पर, अपनी आधी जानकारी के आधार पर बच्चों की जिंदगी खराब न करिएगा। जन्म कुंडली मिलापक किसी जानकार ज्योतिषी के द्वारा कराना इसलिए जरूरी नहीं कि आप इस विषय को समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन कई बार माता पिता भावनाओं में बह सकते हैं और वहां पर उनसे गलत निर्णय हो जाता है। कई बार आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए लगातार बहुत दिनों से निरंतर प्रयत्नशील हों, एक सुयोग्य वर अथवा कन्या न प्राप्त हो रही हो और एकाएक ऐसा वर या कन्या मिले जिसमें से कुछ चीजें मिल रही हो, लगभग 80% चीजें मिल जा रही हो या 70% मिल जा रही हो, तो हो सकता है आप भावनाओं में बहकर के ये निर्णय ले लें कि चलो यही कर लेते हैं विवाह। जबकि एक ज्योतिषी वहां तटस्थ भूमिका निभाएगा और अगर उसे खंडन करना है तो सीधा खंडन कर देगा, यहां यह कमी है, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको उन मुख्य बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप अपने घर बैठे, कई बार क्या होता है कि किसी का रिश्ता घर आपके आया, परंतु त्वरित आपको कोई जानकार जिन पर आपको भरोसा हो ऐसे कोई ज्योतिषी नहीं मिल पाते और आप सामने वाले को जवाब देना होता है कि आपको हां करना है या नहीं, इसका जवाब दीजिए। तो आप परेशान हो जाते हैं, हम क्या निर्णय लें। तो मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इसे बस एक बार समझ लीजिए, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में एक और बात बता देना चाहता हूं। यहां पर मैं केवल आप उन परिजनों के लिए इस कार्यक्रम को बना रहा हूं जो त्वरित घर बैठे ही कुंडली का मिलापक शीघ्रातिशीघ्र कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आजकल जो भी ऐप आपके पास उपलब्ध हो, जिस पर आप जन्म कुंडली बना सकते हो, दोनों का, वर और कन्या का, वो बना लीजिए। या किसी भी साइट पर या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है जिससे आप कुंडली बना सकते हो, बना लीजिए। सबसे पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है और किन चीजों को देखना होता है, तो सबसे पहले आपको नजर डालनी चाहिए लड़का और लड़की, वर और कन्या दोनों के लग्न पर। शुरुआत यहीं से करिए। अब यहां पर बहुत सरल है समझना कि वर का लग्न अगर विषम राशि से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 1 से 3 और या फिर 5 या फिर 7, 9 या 11, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लड़की यानी कन्या का भी लग्न विषम अंक से ही प्रारंभ हो, अलग नहीं। सम से प्रारंभ हो तो यह मैचिंग नहीं होगी। पहला पॉइंट, अगर वर का अथवा कन्या का लग्न प्रारंभ सम अंक से हो रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या 12, तो वर या कन्या का भी लग्न सम अंक से ही प्रारंभ होना चाहिए, इसी तरह का। तो यह मिलापक हुआ।
दूसरे पॉइंट में आपको सीधा नजर इनकी राशि पर डालना चाहिए। ठीक यही सूत्र वहां पर भी लागू कर दीजिए। अगर विषम राशि वर की है तो कन्या की राशि अगर सम रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सो कन्या की राशि भी विषम ही रखनी होगी। अगर सम वर की राशि है तो कन्या की राशि भी सम ही होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा पहले यह समझ लीजिए। अगर लग्न सम और विषम अलग अलग दोनों का हुआ तो दोनों में कलह मतभेद आजीवन बना रहेगा। और वहीं अगर राशि सम और विषम हो गया तो दोनों के जीवन काल में संतान सुख प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात मान लीजिए वर की जो राशि है वो मेष है और कन्या की जो राशि है वो वृषभ हो गई, तो इस अवस्था में समस्या क्या उत्पन्न होने वाली है? तो इस अवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी संतानोत्पत्ति में बाधा। कैसे? देव गुरु बृहस्पति को संतान देने वाला कहा गया है। अब मान लीजिए वर्तमान समय को लीजिए, वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। वर की राशि अगर मेष है तो देव गुरु बृहस्पति राशि से दशमस्त गोचर कर रहे हैं और संतान भाव से उनका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बन रहा है। अब कन्या की राशि वृषभ है तो उससे जरा गिनिए, तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर। देव गुरु बृहस्पति कन्या की राशि से नवम में संचरण कर रहे हैं और उनकी पांचवी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। अर्थात अगर आपने यहां पर राशि में यानी सम और विषम राशि में विवाह कर दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि एक की राशि में संतान योग तो है परंतु दूसरे में संतान योग गोचर में चल ही नहीं रहा है, तो समस्या। तो ये 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट देखने के बाद सीधे मैंने क्या कहा था कि अंत में आपको सुविज्ञ ज्योतिष के पास जाना होगा, लेकिन उससे पूर्व उन मुख्य पॉइंटों को याद कर लीजिए जिसे आप सामने वाले को हां या ना कह सके। अब इसके बाद सीधा कुंडली का मिलान, अष्टकूट मिलान, उसे चलिए अष्टकूट मिलान करिए और अष्टकूट मिलान में देखिए कि कितने गुण मिल रहे हैं 36 में से। अब इन 36 में से 8 वो कौन कौन चीजें होती हैं आप जानते हैं। इसमें मुख्यतः देखा जाता है जो मुख्य है, फिर से दोहरा दूं कि वैसे तो वर्ण से ही देखा जाता है, ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो और शूद्र वर्ण का वर तो विवाह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन चीजों को बाद के लिए छोड़ दीजिए, बाद में एक ज्योतिषी देख लेगा और समझ लेगा। आपको मुख्यतः यहां क्या देखना है, यहां पर आते ही सबसे पहली नजर आपके उन 3 पॉइंटों पर जाना चाहिए। मुख्यतः आपको सिर्फ 5 पॉइंट ही ध्यान में रखने हैं। इन 5 पॉइंटों को समझने के बाद आप सामने वाले को हां ना कह सकते हैं। तो पहला है ग्रह मैत्री। आप ये देखिए कि ग्रह मैत्री बैठ रही है या नहीं, ग्रह मैत्री को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। अगर 3 अंक तक भी हैं तो आप विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। 5 अंक ग्रह मैत्री को प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए कि कितने अंक ग्रह मैत्री को मिल रहे हैं। 1। दूसरा, आपको सीधा गण देखना चाहिए, कन्या और वर किस गण के हैं। राक्षस गण का वर और मनुष्य गण की कन्या, अगर ऐसा विवाह करा दिया तो यह मृत्यु कराने वाला हो जाएगा। कन्या की मृत्यु होगी यहां पर, या जीवन पर्यंत बहुत कष्ट में होंगे या परेशानी आएगी। तो यह दूसरा पॉइंट है, आपको गण का विचार कर लेना चाहिए। दोनों के गण का विचार अत्यंत आवश्यक है। और तीसरे नंबर पर सबसे जरूरी, बेहद जरूरी, नाड़ी का दोष वो न बन जाए। अगर मिलापक में नाड़ी दोष आ रहा है तो सीधा सीधा मैं तो खंडन में ही विश्वास रखता हूं, क्योंकि बाद में जाकर के संतान के लिए माथापच्ची करना, परेशान होना, उससे अच्छा है कि पहले ही ना कह दो। बाद में परेशान होने से अच्छा पहले ही ना। भले नाड़ी दोष का खंडन हो रहा हो, कई सारे काट हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि संतानोत्पत्ति में बाधा अगर हो रही तो उससे पहले ही उसे मना कर दिया जाए। तो ये मुख्य 5 पॉइंट कौन कौन? लग्न का संबंध, राशि का संबंध, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री भी एक तरह से राशि का ही संबंध है, लेकिन यहां पर कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे शुक्र और मंगल
कि ग्रह मैत्री है तो वो विचारणीय होती है, लेकिन वही विचारणीय मान लिया जाए कि मेष राशि का लड़का है और कन्या वृषभ राशि की है, तो शुक्र और मंगल की ग्रह मैत्री तो यहां हो गई, काम चलाने भर के लिए विवाह किया जा सकता है, लेकिन वही संतान में बाधा उत्पन्न होगी। तो ग्रह मैत्री अगर पहले ही आपने देख लिया कि विषम के दोनों हैं अथवा सम के दोनों हैं, तो ग्रह मैत्री में ज्यादा चिंता नहीं रह जाएगी, ये बात परफेक्ट हो जाती है। तो सम विषम का आपको केवल ध्यान रखना है। नाड़ी दोष का आपने ख्याल रख लिया। अब ये तो 5 मुख्य पॉइंट हैं जिसको जान लेने के बाद अब आप सामने वाले को हां या ना कह सकते हैं। अब एक और पॉइंट होता है मांगलिक विचार, वो भी कर लेना चाहिए। वो दोनों ही प्रकार से किया जाता है, जन्म कुंडली से और चंद्र कुंडली से। प्रायः कुछ लोग चंद्र कुंडली वाले को आंशिक कहा करते हैं, शास्त्रीय शब्द जो है वो है जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली। मांगलिक कहां कहां से होता है ये आप जानते हैं, लग्ने व्यये च पाताले, लग्न में, द्वादश में और चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में। गिनती से याद रखना है, शुरू से शुरू करिए, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में। इन 5 भावों में मंगल के होने से मांगलिक हो जाता है जातक, वर या कन्या। और वैसे ही चंद्रमा से देखा जाता है, चंद्रमा से लग्न में यानी चंद्रमा के साथ ही, और चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश। तो यह मांगलिक विचार भी होता है। मांगलिक विचार फिर भी एक बार चल जाएगा काम, अगर जन्म कुंडली का मेलापक बाकी के सारी शर्तों को पूरा कर जाए तो मांगलिक होना कोई समस्या नहीं है, इसका निदान किया जा सकेगा, विचार कर सकेंगे। अगर विचारणीय हुआ तो वहां विचार किया जा सकता है कुंडली में। कई बार लोग मांगलिक होने भर मात्र से घबरा जाते हैं, मांगलिक होना कोई घबराने का विषय नहीं है। तो मुख्य आपको 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। फिर से याद रखिए, ये जुबानी याद रखिए कि लग्न का संबंध सम राशि का लड़का है तो सम राशि की लड़की होगी, विषम राशि का लड़का है तो विषम राशि की लड़की होगी। राशि का संबंध सम राशि की लड़की तो सम राशि का लड़का, विषम राशि की लड़की तो विषम राशि की लड़की। अगर यह मिला लिया तो वहां ग्रह मैत्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बात बन जाएगी, लगभग बन जाएगी। वहां पर बात थोड़ी बहुत अगर कमी आएगी भी तो उस पर विचार हो जाएगा। इसके बाद गण देखना होगा और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आप 5वें नंबर पर आपको नाड़ी दोष का सबसे ज्यादा विचार नाड़ी दोष का करना है। ग्रह मैत्री को हम एक बार साइड में रख लेंगे, लेकिन नाड़ी दोष को नहीं। मांगलिक को हम एक बार साइड में रख लेंगे, लेकिन नाड़ी दोष को नहीं। तो इन 5 चीजों को आप हमेशा याद रखिए और एक सरसरी निगाह इन चीजों पर डाल लीजिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों को मिला लिया तो समझ लीजिए 70% कम से कम कुंडली मिल गई। अब बाकी बचा लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में संतान का योग देखना होता है, दोनों के जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी वो देखना होता है, योनि वैर तो नहीं है ये देखना होता है, वर्ण का दोष तो नहीं। ये सारी चीजें बाद में आपके पंडित जी उसमें हामी भरने का काम करेंगे मिलाकर के, क्योंकि ये जो 70% आपने कुंडली मिला ली है, अब इसके बाद उन मुख्य 30% चीजों को देखना होता है कि लड़के की आयु कितनी है या लड़की की आयु कितनी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके चरित्र में कोई कमी तो नहीं है। ये सारी चीजें 30% में आ जाएंगी। वो 30% कोई भी पंडित जी सरसरी निगाह में मिला करके और आपको तुरंत ही बता देंगे। तो इन 5 चीजों को और एक मांगलिक को लेकर के 6 चीजों को आप केवल कंठस्थ रखिए और एक बार इसे मिला लीजिए। फिर इसके बाद पंडित जी के पास जाइए, आपका समय, श्रम और धन सब बच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो मैं आज तक प्रायः नहीं कहा करता हूं मेरे कार्यक्रम को शेयर करिए, लेकिन यहां कहूंगा कि जो जरूरतमंद हो उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनके लिए यह सहज और सरल हो जाए ये काम कुंडली मेलापक का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।